ओके, तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग स्टार्ट करते हैं। तो सारे जो रेफ्रिजरेशन साइकिल है उनको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कूलिंग इफेक्ट या लो टेम्परेचर इफेक्ट हमें मिल सकता है बाय प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल वर्क। तो रेफ्रिजरेशन मीन्स व्हाट? मेंटेनिंग अ लो टेम्परेचर इनसाइड अ कन्फाइंड स्पेस or confined volume with respect to the hotter surrounding by spending some work on the system। तो वर्क इनपुट देने के बाद रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे बनाया मैंने, देखो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल दिखाया। तो वर्क इनपुट देने के बाद हम एक लो टेम्परेचर कन्फाइंड जोन मेंटेन रख सकते हैं। यहां से हमेशा ये रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या करेगा? हीट को बाहर की तरफ रिजेक्ट करेगा। इसको गर्म करने का काम कौन करेगा? हॉट सराउंडिंग करेगा। और उसको कूलिंग इफेक्ट कौन प्रोवाइड करेगा? रेफ्रिजरेशन साइकिल। जो भी क्यू इस कन्फाइंड स्पेस से हीट जो एब्जॉर्ब होगी उसी को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। एयर कंडीशनिंग क्या होता है? एयर कंडीशनिंग मतलब क्या होता है? मेंटेनिंग अ प्रॉपर टेम्परेचर एंड ऑल्सो ह्यूमिडिटी। एयर कंडीशनिंग में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक होता है प्रॉपर टेम्परेचर और दूसरा होता है ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन कंफर्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड हम पूरा एक चैप्टर देखेंगे ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एनी रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेसिकली वर्क्स ऑन थ्री प्रिंसिपल्स। तीन प्रिंसिपल्स कौन से है? तो देखो सीक्वेंस वाइज, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। फर्स्ट प्रिंसिपल लर्न कर लो। whenever liquid changes its phase into vapor, it requires latent heat of vaporization। एग्जाम्पल, हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस अगर बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वाटर का, उसके बाद में टेम्परेचर राइज नहीं दिखाई देता। उसके बाद में जितनी भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो सारी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा और 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड को कन्वर्ट करेगा किसमें? 100 डिग्री सेल्सियस वाले स्टीम में। तो वो जो हीट होती है उसको कहा जाता है लैटेंट हीट। उसको कहा जाएगा whenever liquid changes its phase into vapor, it requires a latent heat of vaporization। latent heat of vaporization। The pressure at which change of phase occur from liquid to vapor is known as saturation pressure। जहां पे भी लिक्विड से वेपर का कन्वर्जन होगा जिस भी प्रेशर पे, उसको कहा जाएगा सैचुरेशन प्रेशर। The pressure at which change of phase occur from liquid to vapor is known as saturation pressure, and respective temperature at which change of phase occur is known as saturation temperature। जहां पे फेज चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे हम? saturation temperature। For any refrigerant which is pure substance, as the saturation pressure increases, saturation temperature also increases। जैसे जैसे saturation pressure बढ़ेगा वैसे वैसे उस लिक्विड का सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ेगा। बट फॉर एनी रेफ्रिजरेंट एट अ गिवन सैचुरेशन प्रेशर देयर इज ओनली वन फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रिस्पेक्टिव सैचुरेशन। कोई भी सैचुरेशन प्रेशर के लिए कोई भी सैचुरेशन टेम्परेचर की वैल्यू फिक्स्ड है। फिर से एक बार रिवाइज करते, दो पॉइंट्स क्या सीखे? पहला पॉइंट हमने सीखा, अगर हम लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, तो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब होगी वो हीट को क्या कहते हैं? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बाद में प्रेशर चेंजेस, pressure at which change of phase occur from liquid to vapor is known as saturation pressure, और उस respective temperature को क्या बोलते हैं? saturation temperature। after that किसी भी लिक्विड के लिए कोई भी saturation pressure के लिए एक फिक्स saturation temperature की वैल्यू होती है, ऐसा हमने देखा। तो ये दो पॉइंट प्रिंसिपल्स थे। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? whenever heat is to be transferred from low temperature to high temperature, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, हमेशा आप जानते हो हीट हमेशा कहां से कहां ट्रांसफर होती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। लेकिन अगर उल्टा करना है, लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर करना है, इट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी इनपुट आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट जो है हाई ग्रेड टू लो ग्रेड ही फ्लो होती है। लो ग्रेड टू हाई ग्रेड करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल वर्क डन या एनर्जी इनपुट देना पड़ता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बच्चों। एक बार शॉर्ट में 2 मिनट में रिवाइज कर लेते। पहला क्या था प्रिंसिपल? whenever there is a phase change occurring, that is liquid phase to vapor phase, the heat required is a latent heat of vaporization। उसके बाद में सेकंड पॉइंट क्या था? phase change occur at a pressure known as saturation pressure, and that respective temperature at that pressure is saturation temperature। for given value of saturation pressure,
the saturation temperature is a constant term. After that, whenever heat is to be transferred from low temperature to high temperature, then energy input is required, or heat input is required, or work input is required. Okay. इसके बाद में बच्चों अब नेक्स्ट जो है मैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल जो है आपको समझा देता हूं. वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल के 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है. तो वो 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एक एक्सपांशन वाल्व, या फिर उसी को हम थ्रॉटल कहते हैं, एक्सपांशन वाल्व और थ्रॉटल वाल्व. आफ्टर दैट इवेपोरेटर आएगा. इवेपोरेटर, आप अगर रेफ्रिजरेटर कंसीडर कर रहे हो तो इवेपोरेटर वो कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपने कूलिंग के लिए कुछ सामान रखा है, दूध रखा है, सब्जी रखा है, फ्रूट्स रखे हैं. वो जो कंपार्टमेंट है फ्रिज के अंदर का, उसको हम इवेपोरेटर कहेंगे. तो इवेपोरेटर, उसके बाद में आता है कंप्रेसर. ये कंप्रेसर है. यहाँ पे आएगा कंडेंसर. कंडेंसर, and that condenser is again connected to expansion valve or throttle valve. As I discussed, ये साइकिल कैसी होती है? रेफ्रिजरेशन साइकिल इज एंटी क्लॉकवाइज साइकिल. ऑल द साइकिल्स वेयर देयर इज अ वर्क इनपुट, यहाँ पे क्या है? वर्क इनपुट है, वो एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स होते हैं. ओके. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड, तो वैसे रेफ्रिजरेशन साइकिल में इंपॉर्टेंट चीज है रेफ्रिजरेंट. रेफ्रिजरेंट जो है अलग अलग फेजेस में पूरे साइकिल में फ्लो होगा. रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट जो है इनका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम होता है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है. ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं एट -23, -50, -75 डिग्री सेल्सियस, -123 डिग्री सेल्सियस तक. तो बच्चों आप कहीं से भी शुरू करो ये साइकिल तो भी चलेगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो बच्चों थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इसको हम 1 कह रहे हैं. ओके. तो इवेपोरेटर मतलब वो कंपार्टमेंट, इसको मैं फ्रीजर बोलता हूँ. ये हमारा फ्रीजर है. फ्रीजर. ओके. तो रेफ्रिजरेंट का स्टेट क्या है वो समझाने के लिए मैं आपके लिए 2 डायग्राम्स ड्रॉ करूंगा. एक डायग्राम का नाम होगा, एक डायग्राम होगा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम, टीएस डायग्राम, और दूसरा डायग्राम होगा पीएच डायग्राम, प्रेशर वर्सेस स्पेसिफिक एंथैल्पी. ये ऑल द थर्मोडायनेमिक साइकिल्स और थर्मोडायनेमिक ग्राफ्स आर प्लॉटेड ऑन स्पेसिफिक क्वांटिटीज. ओके. तो ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है, ये भी स्पेसिफिक एंथैल्पी है. ओके. टेम्परेचर, प्रेशर. ओके. तो बच्चों ये ग्राफ कैसे होंगे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. तो टीएस ग्राफ स्टैंडर्ड है, ऐसे होता है ये ग्राफ. ओके. पीएच ग्राफ भी स्टैंडर्ड है, इसका नेचर जो है वो स्टैंडर्ड है. यहाँ पे जो सैचुरेशन स्टेट होता है वो यहाँ पे x इक्वल टू होता है 0, और यहाँ पे x का वैल्यू होता है 1. x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे 100% लिक्विड स्टेट है एंड 0%